बाहर चिड़ियों का प्रभाती गायन चल रहा था। शुक्ला जी ने अपनी पत्नी को झंझोड़ा, ओ शुक्लाइन, मेरे पेट में बड़ी गुड़गुड़ मची है। शुक्लाइन अभी जागने के मूड में नहीं थी। करवट बदलते हुए बोली, दराज से अजवाइन काले नमक की डिबिया ले लो, हाँक लो थोड़ा सा। शुक्ला जी ने उन्हें और झंझोड़ा, अजवाइन काले नमक वाली गुड़गुड़ नहीं है। आश्चर्य ने शुक्लाइन की नींद उड़ा दी। बोली, फिर कौन सी गुड़गुड़ है? शुक्ला जी ने दांत निपोरे, टहलते हुए राम रसायन तक जा रहा हूँ, पंडित जी वाली गुड़गुड़ है। शुक्लाइन बिस्तर से उतरते हुए बोली, ठीक है, सुबह तुम जाओ, शाम को मैं जाऊंगी तुम्हारी शिकायत करने। शुक्ला जी उन्हें मनाते हुए बोले, बस एक कप चाय पिला दो तो मैं जाऊं। वहाँ कोई बात अधूरी रह गई थी। कल शर्मा जी थे ना, इस चक्कर में। चाय चढ़ाते हुए शुक्लाइन ने चिढ़े हुए स्वर में कहा, शर्मा जी क्या पाकिस्तान के जासूस हैं कि उनके सामने बात नहीं हो सकती थी? शुक्ला जी ने हंसते हंसते कुर्ता पहना, कंघी फेरी बालों में और चाय लेकर बरामदे में जा बैठे। पत्नी को आते देखा तो कल की बातें बताईं। आशा बेली की शास्त्रार्थ वाली बात को समझना चाहते थे वे, इसीलिए चाय सुड़क कर चप्पल पहनकर चटपट बाहर निकल गए। पंडित जी यौगिक क्रियाएं संपन्न कर चटाई समेट रहे थे। शुक्ला जी को देखते ही बोले, कल की अधूरी बात पूरी करने आए हैं महाशय। शुक्ला जी हो करके हंसते रहे। हंसते हंसते बोले, पंडित जी, योग ने आपकी मेधा को बहुत तीक्ष्ण बना दिया है। पंडित जी ने चटाई कोने में खड़ी करके कहा, यह तो सहज अनुमान की बात है। कल शर्मा जी के साथ नए पड़ोसी आलोक जी भी थे और फिर उनकी पत्नी भी थी, तो आप संकोच में पड़ गए। घर जल्दी भी जाना था, पत्नी का आदेश जो था। क्यों, गलत कह रहा हूँ क्या मैं? पंडित जी के चेहरे का विनोद भाव देखकर शुक्ला जी ने हाथ जोड़े और उन्हें मस्तक से लगाकर कहा, सत्यवचन सत्यवचन। पंडित जी ने लॉन की ओर इशारा किया। दोनों वहां जाकर बैठे। शुक्ला जी ने तुरंत बात छेड़ी, वह शास्त्रार्थ कहाँ हुआ था जिसकी बात वो औरत, क्षमा करें, वो महिला कर रही थी, कल वाली आशा बेली। पंडित जी घास पर लेटते हुए बोले, वह स्मरण करा रही थी, तब तो मुझे ठीक से याद आया नहीं था। ऐसा ही प्रशिक्षण है मस्तिष्क को कि केवल सार्थक बातें स्मृति में रखता है। बड़े प्रयास से याद आया कि बात क्या थी। पंडित जी ने शुक्ला जी की ओर दृष्टि घुमाई और हंस दिए। तुम तो 5 साल के बच्चे जैसे जिज्ञासु दिख रहे हो। हाँ, तो बात कई साल पुरानी थी। हमारी एक चचेरी बहन की ननद रहती हैं प्रेमनगर में। उनके पति हमें बुलाने आए थे अपने यहाँ की गोष्ठी में। होली मिलन पर उनके यहाँ काव्य गोष्ठी रखी जाती है। हमने बचने के प्रयास तो बहुत किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। शुक्ला जी, नातेदारी के संकोच में हम चले गए। बहुत दबाव बनाए थे वे लोग। अब चले तो गए वहाँ, लेकिन मंच पर सब फूहड़ काव्य पाठ चल रहा था। दर्शकों में होते हम तो चुपचाप निकल लेते, लेकिन मंच पर बिठा दिया गया था। इससे बहुत बेचैनी थी। कर्तव्य बोध हमारा दम घोंट रहा था। मनोरंजन हम भी करते हैं, केवल स्वस्थ मनोरंजन, यही संकेत हमने वहां भी किया। जब हमें माइक पकड़ाकर रटने लगे कि बोलिए सुनाइए कुछ, तब हमने मात्र संकेत में ही कहा था कि कुछ बेहतर मनोरंजन होना चाहिए, पर्वों का सम्मान करना चाहिए। समझदार लोग असहमत होने पर भी संकेत में कही गई बातों का विरोध नहीं करते। भाई, इसीलिए तो सीधे सीधे नहीं कहा ना कि कहने वाले को दूसरों के भला बुरा लगने की परवाह है, वरना दो टूक बात न कह दी जाए। तो ये जो महोदया है ना, आशा बेली, इन्हें हाईलाइट होने की कामना मारे जा रही होगी, इसीलिए सीधे हमसे भिड़ने लगी। स्वस्थ क्या अस्वस्थ क्या, मनोरंजन तो मनोरंजन है। अब आप समझिए शुक्ला जी, हम महिला के सम्मान में बात टाल रहे थे और इन्हें घटिया वकालत करनी थी। वो बकती रही, हम बाहर निकल लिए। यह था शास्त्रार्थ। पूरी बात सुनकर शुक्ला जी बोले, तब इन्हें राम रसायन में घुसने की हिम्मत कैसे हो गई? मतलब शर्म नहीं आई होगी? हम तो ऐसे किसी से पंगा करें तो उसे कभी मुंह न दिखा पाए दूसरी बार। पंडित जी हंस दिए। जिसे पंगों की आदत होती है वह शर्म वर्म लेकर नहीं जीता। खुद याद दिला रही थी कि नहीं? क्या बढ़िया पैकिंग की थी बकवास की। शास्त्रार्थ जैसे हम बराबरी पर भिड़े हों। खैर बंधु, इसका लाभ हमें यह मिला कि हमारे वे बहनोई
शर्मिंदा हुए और उन्होंने तब से कभी भी हम पर होली वाली काव्य गोष्ठी के लिए दबाव नहीं बनाया। वैसे ही हम कहाँ जाते हैं किसी काव्य समारोह में, रुचि है तो सत साहित्य में, ऐसे कूड़ा कबाड़ में घिर कर तो हमें उल्टी आ जाए। शुक्ला जी कुछ पल के चिंतन के बाद बोले, शर्मा जी भी कल बहुत उछले, क्या पहले कभी राम रसायन में आकर ऐसी डींगे हाँकी हैं उन्होंने? क्यों पंडित जी? पंडित जी ने घास से उठकर बैठते हुए कहा, ना, जब भी आए कोई न कोई काम लेकर आए, परेशानी में आए तो उस पर ही केंद्रित रहे। पिछली बार बेटे बहू की कुंडली लेकर आए थे, किस शहर में रहना चाहिए उन्हें, कहाँ नौकरी करके अधिक सफल होंगे, इसी पर टिके रहे। कहते थे थोड़ा बहुत अपने बारे में भी, किताबें भी दे गए थे कुछ, हमने सरसरी तौर पर देखी किताबें, कुछ भी सार नहीं लगा उनमें तो अलमारी में रख दी, न तो हॉल की अलमारी में न अपने कमरे की अलमारी में। उनकी किताबें हमारे अतिथि कक्ष की अलमारी में रखी गईं। वहाँ हम ऐसी ही किताबें रखते हैं जिनके चोरी होने से हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। पुस्तक प्रेम केवल चोरी के लिए ही बचा है कुछ लोगों में शुक्ला जी। यहाँ भी आते हैं, इसीलिए वहाँ की अलमारी में हमेशा जगह बनी रहती है। सुमित्रा जी चाय की ट्रे लिए हुए आईं और बोली, किस बात पर हंस रहे हैं दोनों ब्राह्मण देवता? शुक्ला जी अभिवादन करते हुए बोले, पुस्तक चोरों पर हंस रहे हैं। तभी शुक्ला जी को कुछ याद आया और उन्होंने कहा, शर्मा जी के बेटे बहू घर छोड़ गए थे पिछले महीने, पता है आपको? पंडित दंपत्ति के ना कहते ही उन्होंने आगे बात बढ़ाई। बहुत समय से लड़ाइयाँ चल रही थी उनके यहाँ। बेटा प्राइवेट जॉब में है, 30,000 की नौकरी, बचाना चाहता है अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसा, लेकिन शर्मा जी चाहते हैं कि वेतन लाकर मुझे दे दे, मैं अपने हिसाब से बचाऊं। देता ही था पहले, लेकिन अब नहीं रहा उसे विश्वास। 40-40 हजार रुपए देकर किताबें छपवाई हैं शर्मा जी ने, जिन किताबों पर इतना उछलते हैं। बेटे बहू का तर्क है कि गोष्ठियों पर खर्च होता है और किताबों की भी लत लग गई तो पोते पोती के लिए बचाएंगे कैसे? सुमित्रा जी बोली, सही तर्क है। शर्मा जी ने अपनी सारी बचत तो मकान में लगा दी, पेंशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि बड़े खर्चे उठा सकें। दिखावे के लिए गोष्ठियों पर खूब खर्च करते हैं। उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती हैं इससे। हमें तो पता ही नहीं कि उनके बेटे बहू घर छोड़ गए। वैसे सही किया उन लोगों ने। परिवार में सब अपनी कमाई उसको ही दे सकते हैं जो पारदर्शिता रखे। परिवार को धोखा देकर कोई किताबें छपाए तो यह कैसे सह लेगा परिवार? बेचारी स्त्री, मुझे तो दया आती है शर्मा जी की पत्नी पर। बीमार भी होगी तो पति की गोष्ठियों के लिए हलवाई बनी रहती है, इसी से तो उसका स्वास्थ्य संभलता नहीं। पंडित जी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेचारा राहु का मारा, लग्न का राहु है ना, बस अपनी ही अपनी सोचता रहता है ऐसा व्यक्ति। आत्म केंद्रित, आत्मलीन और दिखावा, वह भी राहु का गुण। छद्म, धोखा, झूठ, बनावटीपन, अंदर कुछ और ही और बाहर कुछ और ही। दूर से देखने वाला नहीं समझ पाता, लेकिन ऐसे व्यक्ति के निकट रहने वाले सचमुच बहुत दुखी रहते हैं। देख लो बंधु, कविता क्रूरता और झूठ पर मुलम्मा चढ़ाने के काम भी आती है। फिर उठकर कपड़े झाड़ते हुए बोले, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। राम रसायन